वेलकम स्टूडेंट। हम लोग एक एक प्रश्न को कवर करेंगे। आज हिंदी मैराथन है और इस हिंदी मैराथन को देखने के बाद आशा करता हूँ आपके अंदर का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा और आप पेपर में जितने भी प्रश्न हिंदी के आते हैं आप छाप के चले आएंगे। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखेंगे। हम पहले वर्णमाला से स्टार्ट करते हैं। जितने प्रश्न वर्णमाला में छपे हैं हम सभी को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है कहलाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। और वह ध्वनि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं व्यंजन। ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या होती है 11। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है? तो व्यंजन की संख्या होती है 33। आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं आपसे पूछा गया है। वर्णमाला में कितने वर्ण? तो इसका जो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए अगर इसमें 52 अगर दिया गया तो आप 52 पे टिक करेंगे। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं, लेकिन अगर आपके सामने 52 नहीं दिया गया है तो आपको ऑप्शन सी 44 टिक करना पड़ेगा। ये प्रश्न बन गया था टीजीटी में, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? यहाँ पे फिर पूछा गया है। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी? ऑप्शन में अगर 52 दिया गया है तो आपको 52 टिक करना है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा गया तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्पर्शी व्यंजनों के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 5 भागों में स्पर्शी व्यंजनों को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की जो संख्या है वो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। स्वरों की संख्या पूछी जाए तो स्वरों की संख्या 11 और कुल वर्णमाला की संख्या कितनी है? 52। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। और अगर हम आपसे पूछें जो हम स्वर की सहायता लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। यहाँ दिया गया संयुक्त वर्ण, तो संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? तो संयुक्त वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पे, अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, वर्ण, स्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अयोगवाह, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अयोगवाह कौन सा होता है? अंक और आह। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अयोगवाह क्या है आपसे पूछा गया, तो अयोगवाह एक विसर्ग और अनुस्वार है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये आय किस प्रकार का वर्ण है? ये आय किस प्रकार का वर्ण है? तो ये आय एक कंठ तालु है, ये आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है ये में। दंतोष्ठ किसे कहते हैं? तो दंतोष्ठ हम वा को कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और तालु किसे कहते हैं? तो जो चा, छा, जा, झा से स्टार्ट होता है उसे हम तालु कहते हैं। ओ आओ किस प्रकार का वर्ण है? तो वो आओ कंठोष्ठ है, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से अग्रस्वर क्या है? तो अग्रस्वर का मतलब ये होता है जब आप बोलें तो आपकी जो जीभ है वो आगे आ जानी चाहिए, आगे आ जाए, मुंह के सामने जस्ट आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो अग्रस्वर कौन कौन सा है आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे ई और री बोल के आप देखें तो आपकी जीभ आगे आ जाएगी, अग्रस्वर हो जाएगा। उ जो है इससे क्या होता है? ये पश्च स्वर होता है। क्या होता है? ये पश्च स्वर होता है। ठीक है। और जो आ होता है, आ, ये क्या होता है? मध्य स्वर होता है। वृत्ताकार स्वर नहीं है, आपसे पूछा गया वृत्ताकार स्वर नहीं है, तो आपको बोलते समय आपको क्या है कि आपका जो मुख है वो थोड़ा गोल हो जाता है, उसे वृत्ताकार कहते हैं। जैसे ऊ बोल के आप देखिए, ऊ और ओ, इन तीनों को बोलने पे आपका मुंह थोड़ा वृत्ताकार में हो जाता है, इसलिए वृत्ताकार स्वर में आता है। लेकिन आ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र और दूसरा मध्य और तीसरा क्या है? पश्च। ये आपको पता होना चाहिए। निम्न में से तालव्य ध्वनि नहीं है। देखिए तालव्य ध्वनि नहीं है आपसे पूछा गया है, तो चा, छा, जा, झा, या ये सब तालव्य हैं। ई ये भी तालव्य में आता है, लेकिन या रा नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सही वर्ण आपको बताना है कि कौन निम्न में से सही नहीं है। आपसे पूछा गया 18 नंबर में निम्न में से सही नहीं है, तो यहाँ पे आ जो दिया गया है, देखिए का खा तो कंठ बिल्कुल सही है, या वा अंतस्थ है और पाफा ओष्ठ है, लेकिन आ तालव्य नहीं होगा। आ क्या होगा? कंठ होगा, तो पहला गलत है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। निम्न में से घोष वर्ण नहीं है, आपको बताना पूछा गया घोष वर्ण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? का खा। का खा क्या है? घोष वर्ण नहीं है। आपको पता होना चाहिए वर्णमाला का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? आघोष होता है। क्या होता है? आघोष होता है। तो हम देखेंगे का खा पहला है, तो ये घोष नहीं, आघोष है, लेकिन ये भी घोष है, ये घोष है, तो डी इसका, ये तीनों है, लेकिन इसमें का खा नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से आघोष वर्ण नहीं है। अब देखिए हमें पता है कि पहला अक्षर जो होता है वर्णमाला का पहला दूसरा वो आघोष होता है, तो का खा ये तो आघोष है, चा छा ये भी है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे पा से स्टार्ट है ये भी है, पाफा और फिर सा वाला, लेकिन ये धा दा जो कि पीछे है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। आपसे पूछा गया अल्प प्राण, तो वर्णमाला का पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ एक पॉइंट, का खा गा घा अंगा, तो इसमें अगर मैं पूछूं अल्प प्राण कौन सा है, तो पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण है, और दूसरा चौथा कौन सा है? जो दूसरा चौथा यहाँ पे है, ये आपके सामने दूसरा चौथा ये क्या है? महाप्राण है। तो आपसे पूछा गया है तो अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, तो इसमें खा और धा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? यह एक महाप्राण है, यह एक महाप्राण है। नेक्स्ट प्रश्न है महाप्राणी ध्वनियाँ हैं। आपसे पूछा गया महाप्राण ध्वनियाँ हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर होते हैं, स्वर क्या होते हैं आपको बताना है। तो स्वर जो होते हैं ये अल्प प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं, ये आपको याद रखना है। जितने स्वर होते हैं वो अल्प प्राण में भी आते हैं और घोष में भी आते हैं। कहीं कहीं घोष लिखा रहेगा और कहीं कहीं सा घोष लिखा रहेगा, बात एक ही है, ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो छा का सा सही है, त्रा का भी सही है, ज्ञा का भी सही है, सरा में ये सा नहीं होगा, ये सा और प्लस रा होगा, तो ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सामने डी में दिया गया है। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या है, आपसे पूछा गया है। देखिए यहाँ पे अर्थ व्यक्त करने की बात कही गई है, इसलिए सबसे जो छोटा इकाई होगा इसका वो हो जाएगा शब्द। गलती से वर्ण नहीं करना है, गलती से वर्ण नहीं करना है। अर्थ की बात किया गया, अर्थ व्यक्त करने वाली, तो अर्थ अगर व्यक्त करेगा तो केवल शब्द ही करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो अनुस्वार का विसर्ग मैंने आपसे बताया अंक और आहा होता है, जो कि अयोग वाह में आता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नासिक व्यंजन नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए वर्णमाला के पंचमाक्षर सभी नासिक व्यंजन कहलाते हैं। जैसे इया और पाफा बाभा माँ भी अड़ायत सभी नासिक हैं, लेकिन या नहीं है। या क्या है? या एक अंतस्थ व्यंजन है, या क्या है? एक अंतस्थ व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, इसमें बताना है। तो संघर्षी व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सा सा, ये क्या है? एक संघर्षी व्यंजन है। प्रकंपित व्यंजन, देखिए प्रकंपित व्यंजन उसे कहते हैं जिसे बोलने पे आपकी जीभ लटपटा जाए। जैसे रा आप कहेंगे तो लटपटा जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्त इसमें मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दावे के कहता हूँ 60,244 जो पोस्ट आई है आपके सामने, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस मैराथन क्लास को देखने के बाद आपके अंदर के सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से सभी प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो यहाँ पे 30 नंबर का सवाल है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन होता है डा ढा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अर्ध स्वर हैं। तो अर्ध स्वर हैं तो यहाँ पे पूछा गया, तो जो अर्ध स्वर हैं वह या वाह हैं, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पार्श्विक व्यंजन। तो पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो पार्श्विक व्यंजन हम ला को कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। रा को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। का कंठ में आता है। और या आपसे पूछा, मैं पूछता हूँ किस में आता है? तो आ ये आता है तालु में, ये भी आपको याद रखना है। और यह एक अंतस्थ व्यंजन भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? अरबी फारसी ध्वनि नहीं है तो आपको पता ये पॉइंट होना चाहिए जिसके नीचे ये वाला सिंबल लगा है, इसमें कौन सा? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सभी लगे हैं, इसलिए इससे अरबी फारसी ध्वनि पहचान होती। तो ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन आ ला नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हा का उच्चारण स्थल है। तो जो हा का उच्चारण स्थल है वो हो जाएगा कंठ, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी आपसे पूछा गया है? तो टा ठा डा ढा जो है ये मूर्धन्य ध्वनियाँ है, आपको पता होना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चा छा ये तालु है, ता था ये दंत है, और पा फा ये ओष्ठ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने हैं? आपको बताना मुख्य स्वर कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो मुख्य स्वर हैं वो 4 हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है वो मूल दिया गया है, तो मूल समझ लीजिए। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर मतलब मूल स्वर, और मूल स्वर 4 है। कौन कौन से? आ, ई, उ और ऋ। ये आपको याद रखना है, ऊ है केवल। तो यही मुख्य 4 स्वर हैं, मूल स्वर कहा गया था। हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? आपसे पूछा गया 11वां, तो ये आपको पता होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी टा सही हो जाएगा, आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा गया तो क्या हो जाएगा? वर्ण, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन क्या है? चा छा जा झा, या ये तालव्य है, आपको पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो सेम स्वरों की संख्या देवनागरी लिपि में 11 है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनिया को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो हमें पता है ऊ और पा, ये तीनों ओष्ठ हैं, लेकिन वा नहीं है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वा ओष्ठ नहीं है तो क्या है? ये दंतोष्ठ है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या है? दंतोष्ठ। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह कौन सा है? तो मैंने बताया वर्णमाला का पहला, तीसरा, पांचवा जो होता है वो अल्प प्राण होता है, जो कि यहाँ देखेंगे चा पहला है, फिर जा तीसरा है, और फिर यहाँ पांचवा है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्ञा किसके योग से बना है? तो ज्ञा जो बना है वो जा प्लस या से बना है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? मैंने आपसे बताया सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? वर्णमाला के तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, वर्णमाला का तीसरा, चौथा, पांचवा वो क्या होता है? सघोष होता है। और जितने स्वर होते हैं वो सघोष होते हैं, जितने अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सघोष होते हैं। तो पा फा पहला दूसरा है, ये अघोष है, और पहला दूसरा अघोष है, अघोष है। तो यहाँ अंतस्थ व्यंजन दिया भी गया है, तो यह रहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन हमें पता है 4 प्रकार के होते हैं, या रा लावा, जो कि ऑप्शन आपके सामने कहाँ पे दिया गया? किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो हमें अब यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पर भी नहीं होगा, तो रा ला यहाँ दिया गया, जो कि बी में दिया गया। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक से स्पर्श व्यंजन नहीं है? किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है?
देखिए तो यहाँ पे सा जो है ये ऊष्म संघर्षी व्यंजन है, उस तो यही नहीं होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा फा का है ओष्ठ, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे 11 ये सघोष है, तो ये तो होगा नहीं। वाह ये भी आपका अघोष व्यंजन नहीं है, ये भी सघोष है। हम आगे देख, यहाँ पे फिर आप देखेंगे सा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक में अंतस्थ वर्ण है? तो अंतस्थ वर्ण आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। 11 लावा तो रा दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। देखिए अल्प प्राण आपको पहला पता होना चाहिए कि पहला तीसरा पांचवा होता है, तो हमें यहाँ पे सघोष भी देखना है और अल्प प्राण भी देखना है। तो हम पहला तो ले नहीं सकते क्योंकि ये अघोष हो जाएगा, तो हम देखेंगे क्या यहाँ पे ता था दा, ये तीसरा नंबर पर भी आता है और ये सघोष भी है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। स्वर होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं आपको बताना है। तो स्वर अल्प प्राण भी होते हैं और घोष भी होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो तालव्य कौन सा हमें पता है, जो चा छा, ये चा छा जा झा या ये सभी तालव्य में आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? यहाँ पूछा गया गलत है, तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि धा साघोष महाप्राण दंत सही है, लेकिन बा सघोष ओष्ठ। देखिए ये क्या है? पा फा, ठीक है। और ये बताइए बा क्या है? असघोष है, हमें पता है पा फा क्या स्टार्ट होता है, पा फा बा। तो पहला दोनों क्या होता है? अघोष, ठीक है, लेकिन बा क्या होता है? सघोष, ये दिया गया है। और बा जो है ये ओष्ठ व्यंजन है। और ये देखिए महाप्राण नहीं है, ये दोनों तो सही है, महाप्राण नहीं, क्योंकि ये पहला दूसरा तीसरा और किस में आता है? पहला और तीसरा पांचवा अल्प प्राण में, तो ये गलत दिया गया है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ई जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह से काट दिया जाए तो किस ध्वनि को आप उच्चारण में कठिनाई होगी? तो हमें पता है बा हम नहीं बोल पाएंगे, अगर नीचे का ओंठ कट जाए तो बा नहीं बोल पाएंगे, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से पार्श्विक व्यंजन है, तो पार्श्विक व्यंजन मैंने आपको बताया ला होता है, और जो रा होता है वो प्रकंपित व्यंजन होता है। खा क्या है? खा तो एक कंठ है, ठीक है, इस खा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन आपके सामने तो दो हो जाएंगे, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। उच्चारण के दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप होगा। अब देखिए गा, तो पहले हमें पता है गा कौन सा नंबर पे है? का खा गा, का के बाद क्या आएगा? खा, और खा के बाद गा क्या है? तीसरे नंबर पे, तो अल्प प्राण होगा, ये तो सही है। तो अल्प प्राण यहाँ पे दिया गया, ये महाप्राण है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये गलत है, हम इसे टच नहीं करेंगे। और कंठ भी है और स्पर्श भी है, पीछे सघोष होता है, अघोष नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जिन स्वरों का निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं तो उन्हें वृत्ताकार कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर के नाम से जाना जाता है, जो कि डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण, तो पहला तीसरा पांचवा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया यही अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। आगे है निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन सा शब्द नहीं है? निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से नहीं है? तो देखिए अनुनासिक में होता है चांद बिंदी, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में है, लेकिन डी में नहीं दिया गया, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, तो यहाँ पे वर्ण
के उच्चारण में लगने वाला जो समय है वही मात्रा का अर्थ कहलाता है, जो कि बी में दिया गया है। हिंदी में वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो अंक का आहा जो है वो अयोगवाह है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं, आपको बताना है तो पूरी बात हम कहते हैं शब्द के द्वारा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं, तो शब्द, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अब हम लोग हिंदी वर्णमाला के जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे सभी को कवर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे शब्द विचार। इससे भी जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं हम एक एक करके कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक शब्द तत्सम नहीं है, उसका चयन कीजिए। तो एक शब्द तत्सम नहीं है। देखिए, स्नेह, हर्ष, श्रावण, ये तीनों के तीनों तत्सम है, लेकिन हीरा नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है घोटक, उष्ट्र, मच्छिका, छतरी, इनमें से कौन सा तत्सम नहीं है? तो हमें पता है छतरी इसमें तत्सम नहीं है। अगला है वृषभ, सांप, वर्षा, लाख, इसमें कौन सा तत्सम नहीं है? तो इसमें लाख जो दिया गया है, लाख तत्सम नहीं है। इन चारों में आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। श्रृंगार, सूत, हरित, सत्य, तो हमें पता है यहाँ पर सूत दिया गया है, ये तद्भव है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनमें बताना बीना, वधु, लवणता, वृक्ष में कौन सा तत्सम नहीं है? तो यहाँ बीना जो दिया गया, बीना तत्सम नहीं है, तद्भव है, किसका? क्योंकि इसका तत्सम क्या होता है? बीड़ा। नेक्स्ट है भक्त, मूसल, मघ, मित्र, में कौन सा तत्सम नहीं है? तो ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन यहाँ मूसल नहीं है, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है कौन सा तत्सम नहीं, इवा, जमुना, यम, भ्रमर, तो यहाँ जमुना जो दिया गया तत्सम नहीं है, क्योंकि इसका तत्सम होता है यमुना। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। तो दधि और दक्ष और तपस्वी, ये तीनों के तीनों तत्सम है, लेकिन उपयुक्त जो है ये तत्सम नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे घड़ा, चैत्र, दोनों, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमें पता जो दोनों है या तत्सम नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे तत्सम तद्भव से मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर में छपे हैं, इसलिए मैराथन में मुझे सबको देखकर या सबको साथ लेकर चलना है। अब यहाँ पे निम्न प्रश्नों में 3 तद्भव हैं, 1 तत्सम है, तो उस तत्सम शब्द को चुनिए। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ में पता है असुर जो है 10 नंबर में तत्सम है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तो हमें पहले 11 नंबर में कर्तरी जो दिख रहा है ये तत्सम है, तो इसका 11 का ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 में अगर हम देखेंगे तो अंधेरा, अमावस, किसान, ये तीनों के तीनों तद्भव हैं, तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दांत, दुग्ध, देखिए तत्सम में यहाँ पे दुग्ध हो गया, दूध तत्सम है, जो कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 14 नंबर में आपसे पूछा गया तो प्रिय, प्रिय क्या है? प्रिय तत्सम है, क्योंकि इसका पिया होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम है। तो देखिए बिजली, ये भी तद्भव है, बूढ़ा भी तद्भव है, सुनार, तो इनमें से कोई नहीं होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा तत्सम होगा। तो यहाँ सत्य, ये जो दिया गया यही बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसका तद्भव होता है ये सत्य, तो ऑप्शन ई ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 17 नंबर में बताना है विदेशी शब्द कौन से हैं। विदेशी शब्द, तो यहाँ पे जो किताब है, किताब एक विदेशी शब्द है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इसमें बताना है विदेशी शब्द नहीं है, विदेशी शब्द नहीं है, तो इसमें अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी में दिया गया विदेशी शब्द नहीं है, दीदी, यह एक देशज शब्द है। क्या है? यह एक देशज शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने, देशज शब्द नहीं है, इसमें बताना है। तो देशज शब्द नहीं है, तो जूता, रोटी, थैला, ये तीनों के तीनों क्या है? ये देशज शब्द हैं, लेकिन कैंची क्या है? विदेशज शब्द है। और विदेशज में कौन सी भाषा है? ये तो तुर्की है, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कहा गया देशज शब्द कौन से हैं, तो पगड़ी जो है, पगड़ी क्या है? देशज शब्द है, और ये तीनों के तीनों विदेशज शब्द हैं। संकर शब्द नहीं है, संकर शब्द नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो संकर शब्द हम उन्हें कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बना है। किससे? 2 भाषाओं से मिलकर बना है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। अब हम देखें यहाँ पे कवि दरबार, ये तो संकर शब्द है, लेकिन राजमाता जो दिया गया है ये बिल्कुल संकर शब्द नहीं है, यह एक ही भाषा से मिलकर बना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, संकर शब्द है, तो 22 का आंसर बताना है। तो जो टिकट घर दिया गया ये 2 भाषाओं से मिलकर बना है, एक अंग्रेजी और एक हिंदी, मतलब एक देशज एक विदेशज से मिलकर बना है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। रूढ़ शब्द नहीं है,
देखिए रूढ़ इसे कहते हैं जिसका खंडन नहीं हो सकता है, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए पेड़ और देवता गाय ये तीनों रूढ़ है लेकिन राष्ट्रपति नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें कहा गया रूढ़ शब्द, रूढ़ तो जिसका खंडन नहीं हो सकता, यह महाऋषि हो, महा प्लस ऋषि हो सकता है, जलद का भी खंडन हो सकता है, हिमालय का भी हो सकता है, लेकिन दीपक का नहीं, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यौगिक शब्द। अब देखिए यहाँ पे यौगिक शब्द कहा गया, तो यहाँ गलत थोड़ा दे दिया गया, यहाँ पे सही नहीं होना चाहिए क्योंकि यौगिक शब्द नहीं है, आपसे पूछना चाहिए था। तो यहाँ पे राजमाता, दूध वाला, प्रेम सागर ये तीनों के तीनों यौगिक शब्द हैं, लेकिन दशानन नहीं है, यह एक योग रूढ़ शब्द है। क्या है? यह एक योग रूढ़ शब्द है। यहाँ पूछा कि यौगिक शब्द हैं, तो यौगिक शब्द यहाँ पे है विद्यालय, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। योग रूढ़ शब्द नहीं है। तो जितने आपको पता नहीं अलंकार, कौन से अलंकार होते हैं बहुब्रीहि, वो सभी योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे नीलकंठ बहुब्रीहि समास है, मुरारी, गजानन तीनों है लेकिन राजकुमार नहीं है, या यौगिक शब्द है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द है यहाँ पूछा गया है, तो योग रूढ़ शब्द जो हो जाएगा वो जलज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे गाथा जो दिया गया है, गाथा एक तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे पुस्तक, निकट और प्रगट ये तीनों के तीनों तत्सम है, लेकिन ग्राहक जो है तत्सम नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा या किस वर्ग में सभी शब्द तत्सम है? सभी शब्द, तो यहाँ पे देखते ही हमें पता चल गया कि सभी शब्द तत्सम, गोधूम और ग्रंथि जो कि तत्सम है। यहाँ तंदुल तद्भव आ गया है, जेठ तद्भव है, और यहाँ पे दीठ और धर्म ये एक तद्भव है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द तत्सम हैं? फिर आपसे कहा गया, तो यहाँ हो गया स्कंध में स्कंधा होता है, और स्पर्श जो कि बी में दिया गया है। ताम्र का तद्भव क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन देखते ही पता चल जाएगा, ताम्र का तत्सम होता है और तद्भव होता है तांबा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? तो देखते ही पता चल जाएगा, जो यहाँ पे पृष्ठ दिया गया, पृष्ठ क्या है? एक तत्सम शब्द है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है आपसे पूछा गया, तद्भव है, तो यहाँ पे देखता ही पता चल जाएगा, केला का कदली होता है, जो कि बी में दिया गया है। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है यहाँ पे पूछा गया, तो यहाँ पे मच्छिका का मच्छी होता है, जो कि ये में दिया गया है। आगे है, उद्भव के आधार पर निम्न में से कौन सा शब्द भेद नहीं है? कौन सा शब्द भेद नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे हमें पता तत्सम, तद्भव, देसी विदेशी ये सभी हैं, लेकिन रूढ़ नहीं है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत है, आपको बताना है तत्सम शब्दों का। तो तत्सम शब्द कहाँ से लिए गए हैं? संस्कृत से लिए गए हैं। जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आ गया है उन्हें हम क्या कहते हैं? ज्यों का त्यों, उन्हें हम कहते हैं तत्सम। ये भी आपको याद रखना है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील अरबी भाषा का शब्द है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। संकर शब्द मैंने उनसे कहा जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। ठीक है। तुर्की मैंने बताया था, जो कैंची शब्द है वो तुर्की शब्द है, ये भी आपको मैंने बताया है। योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ शब्द वो होता है, मैंने आपसे बताया कि जो बहुब्रीहि समास होता है, जैसे लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में सभी शब्द तत्सम नहीं हैं? तो देखिए यहाँ पे अमूल, देत, दधि, स्वर्ण बिल्कुल तत्सम है, और आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण सही है, ओष्ठ, जिह्वा, हस्त सही है, लेकिन अच्छ यहाँ मुंह आ गया, मुख होना चाहिए, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? तो एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्त अगर इस पे मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है, अपने मित्र तक शेयर कर देना है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर का डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है? तो रूढ़ शब्द वह हैं जिसका खंडन नहीं किया जा सकता है,
अब यहाँ पे रूढ़ शब्द हम देखेंगे तो हो जाएगा जो कि पशु है, क्योंकि पशु का आप खंडन नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। आपसे विद्यालय पूछे तो विद्यालय एक यौगिक शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर पूछा गया यौगिक शब्द कौन सा है, तो यौगिक शब्द यहाँ पे जो दिया गया है पंकज है। ओ सॉरी दोस्त, पाठशाला है। जलज क्या है, योगरूढ़ है। पंकज क्या है, योगरूढ़ है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिन क्या है, रूढ़ शब्द है। दीदार शब्द किस भाषा का है, तो दीदार फारसी का है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। संकर दो भाषाओं से निर्मित शब्द इनमें से नहीं है, आपको बताना है संकर शब्द नहीं है। तो टिकट घर, आप किताब घर, रेल यात्री, ये दो भाषाओं से मिले हैं, लेकिन चिड़ियाघर दो भाषाओं से नहीं मिला है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उर्दू शब्द किस भाषा का है, उर्दू शब्द किस भाषा का है आपको बताना है। तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है, जो कि सी में दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न है धरित्री का तद्भव क्या होगा, तो इसका तद्भव होगा धरती, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, देशज शब्द नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे बूट जो है देशज नहीं है, एक विदेशी शब्द है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द यहाँ पे हम देखेंगे आमलक है, जो कि इसका तद्भव होता है आंवला, ये भी हमें पता होना चाहिए, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, यहाँ फिर से पूछा गया, तो अग्र जो है एक तत्सम शब्द है, देखते ही पता चल गया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो कूप, यहाँ पे कूप जो दिया गया, कूप एक तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है अगर हम देखेंगे कौन सा तत्सम नहीं है, तो स्तंभ ये तत्सम है, गमन, मनुष्य, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये तत्सम है, लेकिन अमीय जो है ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो निम्न में से कौन सा शब्द रूढ़ है, तो देखते ही पता चल गया गाय क्या, गाय एक रूढ़ शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है किस क्रम में तत्सम शब्द नहीं है, फिर से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे तत्सम शब्द नहीं है पूछा गया है, तो उल्लू, उल्लूक होता है, जो कि बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन शब्दों के स्रोत का पता नहीं चलता है वो क्या कहलाते हैं, उन्हें कहलाते हैं देशज, क्योंकि देश में उत्पन्न हो जाते हैं, जो कि सी में दिया गया है। पोखर शब्द का तत्सम होगा, तो पोखर शब्द का तत्सम होता है प्रखर, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस क्रम में तत्सम शब्द है, तो आमलक मैंने आपसे बताया तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे पूछा गया अचरज गलत है, अचंभा, और तो जो कि तत्सम है आश्चर्य, ऑप्शन सी में दिया गया है। कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव, तो तद्भव बी जो है ये तद्भव शब्द है प्यास, क्योंकि इसका तत्सम होता है पिपासा, आपको पता होना चाहिए, जो कि बी में दिया गया है। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, तो मैंने क्या कहा, उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द में ज्यों का त्यों आ जाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहते हैं पद, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम क्या कहते हैं, पद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देशज शब्द है, तो यहाँ पे जो पोटली दिया गया है, पोटली एक देशज शब्द है, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। तद्भव शब्द आपको बताना है, तो तद्भव शब्द जो होगा इसका हो जाएगा कोयल, क्योंकि कोयल का होता है कोकिला तत्सम, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्त शब्द विचार के इम्पोर्टेंट प्रश्न। आशा करता हूँ ये भी अगर आप देख लिए होंगे एक एक प्रश्न को, तो आपके अंदर का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैंने आपसे बताया रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं, क्या हम खंडन नहीं कर सकते हैं। संकर शब्द वो होते हैं, संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो भाषाओं से मिलकर बना है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और आपसे यौगिक शब्द ये होते हैं जिसका हम क्या कर सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, जिसको हम तोड़ सकते हैं, खंडन कर सकते हैं, वो यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है। और आपसे ये पूछा गया था योग रूढ़ शब्द, तो योग रूढ़ वो होते हैं जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो सभी योग रूढ़ में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग कंप्लीट करेंगे संज्ञा। हमें पता है संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो संज्ञा अगर आपसे पूछा जाए तो मुख्यतः संज्ञा 3 ही प्रकार के होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं। तो चलिए अभी हम प्रश्न देखेंगे, वहाँ पे डाउट को क्लियर करेंगे। यहाँ पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए, जो संज्ञा होता है वो संज्ञा 3 भेद होते हैं, मुख्यतः व्यक्तवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, और 2 और होते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कौन से समूहवाचक? जो कि पार्ट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये अगर व्युत्पत्ति के आधार पे पूछा जाए तो 5, और वैसे पूछा जाए कि कितने हैं मुख्यतः, तो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी जातवाचक संज्ञा है? कौन सी जातवाचक संज्ञा? तो हमें पता है जो जिसका नामकरण कर दिया जाता है वो व्यक्तवाचक होता है। जैसे पूजा, रहीम, हिमालय, ये नामकरण है तो ये हो गया व्यक्तवाचक, लेकिन लड़की दिया गया तो जातवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? रुकावट, तो देखिए ये जो है रुकना, ये था क्रिया से बना गया, ये भाववाचक संज्ञा बना दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? तो उदार से अगर बनाएंगे तो उदारता होगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाइए। देखिए शराब से जातिवाचक संज्ञा सॉरी दोस्त, अगर आपको बनाना तो शराबी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए दोस्त, भाववाचक संज्ञा होती है जिन्हें हम महसूस करते हैं, ठीक है, और दिखता नहीं। जैसे सुंदरता, अगर हम देखें तो हमें सुंदरता नहीं दिखता है, केवल वो जो सामने लड़का या लड़की होगा वो दिखा होगा, उसे हम महसूस करते हैं कि ये सुंदर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुंदरता। अगर गंगा पूछे तो ये व्यक्तवाचक है, गाय जो है ये जातवाचक है, और लड़की जो है ये भी जातिवाचक है। इनमें से जातवाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक, तो यहाँ पे कवि जो दिया गया ये जातवाचक है। अगर इसका नामकरण कर दिया जाए, जैसे रामधारी सिंह दिनकर और गोस्वामी तुलसीदास, तो ये सब जब आ जाएंगे तब ये किस में आ जाएंगे? व्यक्तवाचक में। लेकिन कवि है जातवाचक, गंगा जो है ये व्यक्तवाचक है, राधा जो है व्यक्तवाचक है, सुंदरता है भाववाचक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है सोहन, ये व्यक्तवाचक हो जाएगा। नदियाँ ये जातवाचक हो जाएगा। हरियाली जो है ये भाववाचक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। लखनऊ क्या हो जाएगा? एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो समूहवाचक जहाँ कई लोग होते हैं एकत्रित, जैसे कक्षा, क्लास में कई लोग होते हैं, तो ये समूहवाचक है, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया, सॉरी दोस्त, बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? तो जितने आपको मेटल के हैं, सोना, चांदी, लोहा, ये सभी किस में आते हैं? द्रव्यवाचक में आते हैं। और जितने तरल पदार्थ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे जो दिया गया है क्रोध एक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मजबूरी शब्द में भाववाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई, ये सब किस में आते हैं? तो ये सब भाववाचक में आते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। साप्ताहिक, देखिए ये साप्ताहिक शब्द में संज्ञा शब्द बनाइए, आपसे पूछा गया संज्ञा शब्द बनाइए, तो साप्ताहिक ऑलरेडी संज्ञा शब्द है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। जातवाचक संज्ञा कौन सा इसमें से पूछा गया है? तो नदी जो है जातवाचक है, इसका अगर नामकरण किया जाएगा गंगा, यमुना, नदी, सरस्वती, तो वो हो जाएगा जात, वो व्यक्त, लेकिन यहाँ नदी दिया गया है तो वो हो जाएगा जातवाचक संज्ञा। जातवाचक संज्ञा नहीं है, आपसे पूछा गया है, जातवाचक संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे पानी भी जातवाचक नहीं, क्योंकि ये द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है, सभा जो है ये समूहवाचक में आता है। ठीक है, और अशोक व्यक्तवाचक में आता है। और छात्र जो है एक जातवाचक संज्ञा है, यहाँ पे पूछना चाहिए जातवाचक संज्ञा है, तो जो कि ऑप्शन डी सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है जातवाचक संज्ञा है, फिर यहाँ पे पूछा गया तो स्त्री जो है जातवाचक संज्ञा है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। दोस्तों मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता हूँ, इसे आपको समझ लेना है। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ व्यक्तवाचक, ठीक है,
व्यक्तिवाचक। तो जितना नाम होता है जैसे राम, मोहन, सोहन, ये सभी किस में आते हैं? जैसे नदी का कोई नाम, गंगा, यमुना, ठीक है, यमुना, ताजमहल, तो ये सभी के सभी किस में आ जाते हैं? ये सभी के सभी आ जाते हैं व्यक्तिवाचक में। और जातवाचक की अगर हम बात करें, जातिवाचक, तो जातवाचक में वो आते हैं जिसका नामकरण नहीं होता। जैसे लड़की, इसका नामकरण नहीं हुआ, अगर लड़की का नाम कर दिया गया राधा मोहन या राधा या सीता, तो वो व्यक्तिवाचक में। लड़की, लड़का, छात्र, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी जातिवाचक में आते हैं। स्त्री, ये सभी के सभी किस में है? जातिवाचक में हैं। और जैसे यहाँ पे है, फिर जातवाचक के बाद आता है समूह। तो समूह वो होता है जहाँ कई लोग एकत्रित होते हैं, जैसे कक्षा, गुच्छा, मेला, यहाँ बहुत लोग होते हैं, तो ये किस में आता है? ये समूहवाचक में आता है। और द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक में आपको याद रखना है जितने तरल पदार्थ, पानी और तेल जितने हैं, और मिट्टी, तेल, पेट्रोल, और जितने आपके धातु हैं, सोना चांदी, सोना चांदी, लोहा, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ये द्रव्यवाचक में आते हैं। और एक बचा भाववाचक। तो भाववाचक में वो आता है जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं चालाक, तो चालाक अगर कोई सामने होगा तो आप उसे देख के महसूस कर पाएंगे जब आपके साथ घटना घटेगी या चालाकी करेगा। और चालाक, ईमानदार, ईमानदार, ठीक है, सुंदरता, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा में आता है। तो आशा करता हूँ संज्ञा से भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कवर करेंगे सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 6, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे दिया गया है तुम, व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो तुम क्या है? सर्वनाम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कौन आया था, कौन आया था, तो यहाँ पे कौन आपको बताना है क्या है? तो कौन क्या है? एक सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, यह मेरा छोटा भाई है, इस शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपको बताना है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा यह, ठीक है, और सर्वनाम हो जाएगा। और यह कौन सा सर्वनाम है? संकेतवाचक सर्वनाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम है। आगे आपके सामने दिया गया, इनमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? अगर हम देखेंगे तो कुछ, क्या, कौन, ये तीनों के तीनों सर्वनाम है प्रश्नवाचक, लेकिन इधर नहीं है। तो इधर क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इधर किस शब्द में प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है? पुरुषवाचक नहीं है। तो मैं, आप, वह, ठीक है। पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तम, मध्यम और अन्य। कितने होते हैं? उत्तम, मध्यम और अन्य, ठीक है। तो यहाँ पे कोई जो है नहीं होगा, क्योंकि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इनमें से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो प्रश्नवाचक यहाँ पे पहले ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ इनमें से किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इनमें से कौन सा वाक्य सर्वनाम की दृष्टि से अशुद्ध है? यहाँ पे दिया गया, मैंने तेरे को, तेरे को नहीं हो जाना चाहिए, तुमको होना चाहिए। तो पहला ही ऑप्शन अशुद्ध है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। वह आदमी अच्छा नहीं है, में वह शब्द क्या है? तो वह क्या है? सर्वनाम है, जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, आंखों से देखा जा सकता है में कारक कौन सा है? तो देखिए, से, कर्ता ने कर्म को करण से, करण आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अपने आप किस प्रकार का सर्वनाम है? अपने आप, देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो निजवाचक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यहाँ पे स्वयं भी कहा जा सकता है,
और यहाँ पे खुद भी कहा जा सकता है। ये सभी के सभी निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। चाय में कुछ पड़ा है, इस प्रकार में कुछ क्या है, तो कुछ क्या है, सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि डी में दिया गया है। ये मेरे हथियार हैं, इस वाक्य में ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो ये मेरे हथियार हैं, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वे कल जाएंगे में वह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है, आपको बताना है। तो वह जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैंने आपसे बताया क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह क्या कर रहा था, इस वाक्य में क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, तो क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, आपको बताना है। कोई जा रहा है, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये है। वह कुछ खा रहा है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और किसी ने कहा है, ये भी अनिश्चयवाचक। वह क्या लाया, ये अनिश्चयवाचक नहीं है, ये प्रश्नवाचक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो देखिए जहाँ पे जो सो लगा है, तो ये तो संबंध है, जैसी वैसी और जिसकी उसकी, ये संबंध में है। कौन गाना गा रही थी, ये प्रश्नवाचक में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया, जो कि ऑप्शन बी में, सॉरी दोस्त, कोई आ रहा है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जितना गुड़ डालोगे उतना ये संबंध हो जाएगा। किसकी पुस्तक पढ़िए, ये प्रश्नवाचक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सर्वनाम शब्द का अर्थ है, तो सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, जो कि बी में दिया गया है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। मैं, हम, हमारा, इनमें से कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक का उत्तम है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। मध्यम में क्या होता है, तुम, तुम्हारा। अन्य में जो होता है, अन्य पुरुष में वाह, वह, ये सिर्फ अन्य में आता है, वाह, वह, ठीक है। और यह, ये सब अन्य में आता है। और तुम, तुम्हारा, ये सब किस में आता है, मध्य में आता है, ठीक है। किस में, ये मध्य में आता है। और मैं, हम, हमारा, ये उत्तम का पुरुषवाचक, ये उत्तम में आता है। तुम, तुझे, अब मैंने बताया ये किस में, मध्य में, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कौन, क्या, किसकी, कहाँ, ठीक है, ये प्रश्नवाचक है, जो कि सी में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संज्ञा के स्थान पर काम करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कोई, कुछ शब्दों, देखिए कोई और कुछ किस में आता है, तो ये सर्वनाम में आता है, जो कि अनिश्चयवाचक है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो मैंने कहा उत्तम, मध्यम, अन्य 3 होता है। उत्तम में होता है मैं, हम, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। मध्यम में कौन होता है, तुम, तुम्हारा। और अन्य में उसे, उनको और यह, वह, ये सब अन्य में आता है। संबंधवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है, तो जो सो जो है, ये संबंधवाचक का सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण आपको बताना है। अनिश्चयवाचक, तो कोई आ रहा है, जो कि सी में दिया गया, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, तो अन्य पुरुषवाचक का सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन ये, ठीक है। यह, हुआ, ये संकेतवाचक हो जाएगा। तुम, आप, ये मध्यम में हो जाएगा। और कौन, कब, ये प्रश्नवाचक में हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो सर्वनाम इसमें ये है। और ये कौन सा सर्वनाम है, अगर आपसे पूछा जाए, तो संकेतवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं, तो आपसे पूछना कौन, क्या, किसने, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। अयोध्या जाने के लिए किससे कहूँ, ये प्रश्नवाचक है, गलत है। शर्मा जी के घर नहीं है, घर यह नहीं है, वह, ये भी गलत है। इस घड़ी को देखो, यह कितनी उपयोगी है, देखिए। और तो यहाँ पे जो दिया गया, यह कितनी उपयोगी है, ये होगा, ये भी नहीं, संकेत में आ जाएगा। तेते पाँव पसारिए, जेती लंबी सौर, तो तेते जेती जो संबंध बनाता है, जो कि डी में दिया गया, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इसमें से सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें वह मेरा है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। किस क्रम में निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? ठीक है, तो अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, ये गलत है। इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। देखिए यह कितनी उपयोगी है, निश्चय है कि वहाँ है, तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। कोई कुछ कहे हमें, क्या ये प्रश्नवाचक हो जाएगा, और आपका शुभ नाम ये भी प्रश्नवाचक हो जाएगा। घंटी बज रही है, कोई आया। अब कोई मतलब कंफर्म नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। किस क्रम में सर्वनाम का भेद नहीं है? तो हमें पता है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक, लेकिन अस्तित्ववाचक नहीं होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न अगला प्रश्न है, किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? कौन, कैसे, क्या? सही है, तुम नहीं है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि सी में दिया गया है। आपने आप, देखिए मैंने आपने आप यह काम कर लूँगा, इस वाक्य में निजवाचक क्या है? तो अपने आप में जो आप है ये निजवाचक है, आपको पता होना चाहिए। काम नहीं होगा, काम क्रिया होगा, ये है, तो ये भी पुरुषवाचक में आता है, लेकिन ये होता है संकेतवाचक। कौन सा? संकेतवाचक सर्वनाम। तो अपने आप में निजवाचक कौन सा? आप, जो कि ए में दिया गया है। निजवाचक में और मैंने आपसे क्या बताया, खुद और अगर स्वयं आ जाए तो ये भी निजवाचक में आते हैं। तू सर्वनाम का कौन सा प्रयोग किस कर्म में नहीं होगा? तू सर्वनाम का प्रयोग किस कर्म में नहीं होगा? तो समीपता सही है, आत्मीयता, अपमान, ये तीनों के तीनों सही हैं, लेकिन संबंध बताने के लिए नहीं होगा, जो कि डी में दिया गया है। तुम, तू, तुम, आप हिंदी में निम्न में से किस पुरुषवाचक सर्वनाम में है? तो तुम, तुम्हारा, आप ये सब होता है मध्यम पुरुष में। मैं, हम, हमारा होता है, अगर मैं, हम, हमारा है, ठीक है, तो ये किस में होगा? ये उत्तम पुरुष में आएगा, ये उत्तम में आएगा। अन्य में क्या आता है? वह, ठीक है, कैसा, ये सब आता है। वह, यह, ये सब आता है अन्य पुरुष में। तो इसमें जितने सर्वनाम के महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने इसे भी कवर कर लिया, आशा करता हूँ ये भी। और आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो 11 आपको याद रखना है। कितनी? 11। और भेद अगर पूछा जाए तो भेद कितने हैं? 6। तो आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में, सर्वनाम के जितने इंपॉर्टेंट थे मैंने कवर करवा दिए, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कवर करेंगे विशेषण में जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को एक एक करके। अब देखिए हम विशेषण से प्रश्न को हल करेंगे। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? देखिए पौष्टिक तो विशेषण है, दयालु विशेषण है, और काला भी विशेषण है, लेकिन प्रकृति नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला विशेषण से संज्ञा शब्द क्या बनेगा? तो काला से बन सकता है कालू, गलत है। काल, ये भी गलत है। काले भी कालिमा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। शिव शब्द से बना विशेषण क्या होगा? आपको बताना है शिव शब्द से बना विशेषण। तो शिव से बना विशेषण शैव होगा, जो कि सी में दिया गया है। लोहा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो लोहा शब्द का जो विशेषण होता है वह लोहार होता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण है, जो कि सी में दिया गया है। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो यहाँ पे देखिए काला, लंबा, युवा, ये तीनों के तीनों गुणवाचक हैं। 50 नहीं है, ये संख्यावाचक विशेषण होगा। कई लोग आए थे, इस वाक्य में कई किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। गोल घड़ी अच्छी लगती है, इस वाक्य में गोल किस प्रकार का विशेषण है? तो गोल जो है गुणवाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बदायूं से विशेषण बनाइए, तो बदायूं से बदायूनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिससे इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, जिसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो। इच्छा से ऐसा विशेषण बनाइए जिसमें इस प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इनमें से विशेषण का भेद नहीं है, तो हमें पता है गुणवाचक,
सार्वनामिक विशेषण परिमाणवाचक है, पुरुषवाचक नहीं होता है, ये सर्वनाम में आता है, जो कि गलत है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्यामल संज्ञा विशेषण की दृष्टि से क्या है? देखिए श्यामल जो है यह एक विशेषण है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उन्हें हम विशेषण कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के हैं? तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सार्वनामिक विशेषण से युक्त वाक्य। देखिए आगे यह उस, और ये अगर जुड़ा रहता है तो सार्वनामिक विशेषण होता है, जो कि ऑप्शन ये में दिया गया है। गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण होता है लंबा, काला, भला, बुरा, तो ये सब होता है गुणवाचक विशेषण, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। गुणवाचक विशेषण नहीं है तो देखिए काला, मीठा, छोटा, ये सभी के सभी गुणवाचक हैं, लेकिन ये परिमाणवाचक होगा, जो कि डी में दिया गया है। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले को परा विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, राम बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे परा विशेषण क्या हो जाएगा? बहुत, क्योंकि विशेषण की विशेषता बताता है, सुंदर की भी विशेषता बताता है, इसलिए परा विशेषण हो जाएगा। कक्षा में 50 छात्र बैठे हुए हैं, इस वाक्य इसमें कौन सा विशेषण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक, जो कि ए में दिया गया है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, आपसे पूछा गया है इसमें। तो देखिए 10 आम, 20 आम, 5 गाँव, ये सब है, लेकिन 10 लीटर नहीं है, परिमाणवाचक हो जाएगा, तो इसका नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो कक्षा में कुछ छात्र बैठे हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जो कि सी में दिया गया है। व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है, आपसे पूछा गया है। व्यक्तिवाचक, ध्यान से समझिएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण नहीं है। देखिए बनारस से बनारसी साड़ी कर दिया गया, ये है। बीकानेर से बीकानेरी भुजिया कर दिया, जोधपुरी जूती कर दिया गया, लेकिन जयपुर एक नाम है, ये सीधा सीधा क्या है? एक संज्ञा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनामिक विशेषण नहीं है। तो आगे यह, वह, इस अगर कहीं जुड़ जाता है तो सर्वनामिक होता है, जैसे यहाँ देखेंगे। लेकिन अशोक ने 2 दर्जन केले लिए, ये परिमाणवाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण बहुत घी, अब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा 3 किलो चीनी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, तो साफ साफ हमें दिख रहा है कुछ जो है ये अनिश्चयवाचक में विशेषण में आ जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। लड़ाई में कुछ लोग घायल हो गए, अब देखिए कुछ लोग, तो अनिश्चित संख्यावाचक, ये भी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अनिश्चित संख्यावाचक के विशेषण नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे कुछ अनिश्चित में है, अधिक लड़के कितने नहीं पता है, तो अनिश्चित में है। थोड़े से शहर, थोड़ा कितना नहीं पता है, तो अनिश्चित में। लेकिन 3 गांव कन्फर्म है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जो कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है डी में। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेषण शब्द नहीं है, तो इसमें विशेषण शब्द अगर देखें रोगी, ज्ञानी, लोभी तीनों है, लेकिन नरक नहीं है, जो कि डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्द है, 30 का आंसर बताना है। तो विशेषण शब्द इसमें हो जाएगा भोगी, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भाव शब्द का विशेषण शब्द क्या है? भाव शब्द का विशेषण होगा भावुक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह कलम उठा दो, इनमें से कौन सा विशेषण है? तो आगे यह, वह अगर जुड़ जाए तो उसमें होता है सार्वनामिक विशेषण, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। अशोक 7 किलो दूध पी गया, इसमें कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पे हो गया परिमाणवाचक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है आपको बताना है। तो क्रिया विशेषण 34 में धीरे धीरे जो हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। चालाक केवल विशेषण है, और हम क्या है? हम एक सर्वनाम है, और लड़का क्या है? लड़का एक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, संज्ञा शब्द नमक से बना विशेषण क्या है? तो नमक से विशेषण बनता है नमकीन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।
नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना तो कश्मीर से कश्मीरी बन गया है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया गया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो अभिवंदन से अभिवंद जो कि विशेषण है, अभिवंदनीय भी है और अभिवंदित भी है, अभिवादित अलग हो गया, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना है? संज्ञा से नहीं बना है तो देखिए, दिन से दैनिक बना है, और ग्रामीण ग्राम से बना है, और भारत से भारतीय बना है। ये तीनों संज्ञा से बना है, लेकिन बाहरी नहीं बना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? तो सार्वनामिक विशेषण मैंने आपसे बताया, जहाँ यह वह इस उस में लग जाए, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए, लाखों आगे लग गया तो ये विशेषण है। आर्थिक विषमता, आर्थिक इसमें लग गया, ये भी विशेषण है। एक प्रेरणा, एक जो लग गया, ये भी संख्यावाचक क्या हो गया, विशेषण। अहिंसा की भावना नहीं है इसमें, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, इनमें से कौन सा विशेषण है? देखिए, गर्म जो है इसमें दिया गया गर्म, तो गर्म एक गुणवाचक विशेषण है, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ये आपको याद रखना है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। संज्ञा से निर्मित विशेषण तो शरीर से शारीरिक बना है, ये संज्ञा से है। नैतिक भी बना है संज्ञा से, नागरिक से दोस्त ये भी संज्ञा से बना है। तो इसमें जो भागना है ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से निर्मित है? तो संज्ञा से अब यहाँ पे हो जाएगा पाश्विक, जो कि संज्ञा से निर्मित है, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है, आपको बताना है। तो विशेषण शब्द इसमें हो जाएगा पुष्पित, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस क्रमांक में सार्वनामिक विशेषण वाला वाक्य है? तो सार्वनामिक विशेषण कहाँ है इसमें, यह पानी तो सबका है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भारतीय लोग बहुत काहिल होते हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो देखिए, यहाँ पे जो काहिल है ये गुणवाचक विशेषण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो यहाँ पे आपको बताना है, तो मीठा जो दिया गया ये विशेषण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। इनमें संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक, जो कि ऑप्शन आपके सामने डी में दिया गया है। दोस्त, वही प्रश्न है जो पेपर में छपे हैं, क्लास इग्नोर नहीं करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द, देखिए, तो विशेषण से भाववाचक बनने वाला शब्द है शिष्टता, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और यहाँ पे जो नहाता और खेलता और दौड़ता है, ये सब क्या है, ये सब एक क्रिया है, क्या है, एक क्रिया है। सार्वनामिक विशेषण किस वाक्य में है? तो सार्वनामिक विशेषण यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वह गीत गा रही थी, ठीक है, वह गीत गा रही थी, इसमें सार्वनामिक विशेषण है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए बी में, तो वह बहुत होशियार लड़का है, इसमें होशियार जो है गुणवाचक विशेषण हो जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ होशियार लग गया है इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण आपको पता होगा, जो चीज़ किलो में तौला जाता है वो परिमाण होता है। जैसे थोड़े बच्चे या संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक, सोहन 5 किलो दूध, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कोई चीज़ केजी में और जो लीटर में होता है वो सदैव किस में होता है, परिमाणवाचक में होता है। तो ये विशेषण के इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो पेपर में
छपने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो दोस्त ऐसे प्रश्न को इग्नोर नहीं आपको करना। अब हम लोग क्रिया से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे कवर करेंगे एक एक करके जो पेपर में छपे हैं। पहला प्रश्न है किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रिया, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है सहायक क्रिया प्रभावित होती है। तो सहायक क्रिया जो प्रभावित होती है वह होती है लिंग वचन से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अकर्मक क्रिया है। देखिए अकर्मक क्रिया ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अकर्मक चलाता और लिखना खाता ये सकर्मक है। तैरना एक अकर्मक क्रिया है और सोना एक अकर्मक क्रिया है और रोना एक अकर्मक क्रिया है। ये आपको याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह लजा रही है, इसमें क्रिया कौन सी है? तो लजा रही है, तो इसमें हो जाएगा अकर्मक क्रिया, जो कि बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया, तो प्रेरणार्थक क्रिया इसमें अगर देखें तो नहलवाया, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है नहलवाया। पूर्व कलिक, यहाँ कलिन सॉरी हो गया, कलिक होना चाहिए पूर्व कलिक क्रिया। तो जहाँ पे कर लग जाए क्रिया में वही हो जाता है पूर्व कलिक। जैसे धर्मेंद्र पढ़ कर सो गया, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पूजा ढोलक बजाती है वाक्य में क्रिया क्या है? तो देखिए जिसका कर्म मिल जाता है वो हो जाता है सकर्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सकर्मक। सकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है। तो मोहन फल खाता है, ये सकर्मक है। सीता गीत गाती है, ये भी सकर्मक है। पक्षी आसमान में उड़ता है, पक्षी आसमान में उड़ता, तो उड़ना दोस्त यहाँ पे अगर ऑप्शन के ऊपर अगर हम डिपेंड करेंगे देखेंगे तो जो पक्षी आसमान में उड़ता है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो यहाँ देखते ही पता आपको चल गया होगा। उदाहरण नहीं है कहा गया, तो पूजा रोती है अकर्मक क्रिया है। अशोक हंसता है अकर्मक क्रिया है। और सूर्य चमकता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन राधा खाना बनाती है, एक सकर्मक क्रिया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अकर्मक क्रिया नहीं है। अकर्मक क्रिया नहीं आपको बताना, तो जागना, उड़ना, उगना, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों अकर्मक क्रिया हैं। लेकिन खाता जो है ये अकर्मक क्रिया नहीं है, यह एक सकर्मक क्रिया है। द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो द्विकर्मक का क्रिया जहाँ दो कर्म हो, जैसे यहाँ देखिए अध्यापक और छात्र दो हैं, तो द्विकर्मक हो गया। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त क्रिया का उदाहरण नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो डबल क्रिया होता है, जैसे उड़ा और करती, ये संयुक्त क्रिया है। खा लिया संयुक्त क्रिया है। कूद पड़ा, तो ये तीनों के तीनों संयुक्त क्रिया है। लेकिन यहाँ केवल जाति लिखा है एक बार, तो ये नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सा है? तो प्रेरणार्थक क्रिया जो काम किसी से दूसरे से कराया जाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पूजा राधा से पत्र पढ़वाती है, यह काम करवाया जाता है। तो ये ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम धातु क्रिया नहीं है। नाम धातु तो जो संज्ञा और सर्वनाम से बनता है, संज्ञा सर्वनाम से या बन जाए उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। चमकना ये नाम धातु है। अपनाना और लजाना ये तीनों के तीनों अगर संज्ञा विशेषण सर्वनाम से बन जाए तो उसे कहते हैं नाम धातु। लेकिन यहाँ पे चलना नहीं है, जो कि बी में दिया गया है। निम्न वाक्यों में से सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे रहे थे, यहाँ है, यहाँ भी हूँ, लेकिन यहाँ नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सजातीय क्रिया का उदाहरण है। सजातीय क्रिया का उदाहरण है, आपको बताना है। तो सजातीय क्रिया का मतलब जहाँ डबल क्रिया लगी हो, जैसे यहाँ केवल पिया दिया है, यहाँ गाती है, यहाँ गया। लेकिन यहाँ लड़ाई लड़ी,
तो इस तरह हुआ लड़ाई लड़ी। ठीक है, तो ये हो गया सजातीय क्रिया जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है द्विकर्मक क्रिया में बताना है, द्विकर्मक क्रिया में रिक्त स्थान आपको पूर्ति करना है। तो प्रथम कर्म अप्राणीवाचक होता है और द्वितीय प्राणीवाचक गलत है। प्रथम कर्म प्राणीवाचक होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाचक होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है आसमान में पक्षी उड़ता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्त इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगा जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। क्रिया शब्द का अर्थ है, क्रिया शब्द का अर्थ जो है करना है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। द्विकर्मक क्रिया में कौन सा कर्म प्रधान होता है? कौन सा कर्म प्रधान होता है? तो अप्राणीवाचक जो होता है वो प्रधान होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है राम रोटी खाता है, इसमें क्रिया क्या है? राम रोटी खाता है, तो इसमें जो क्रिया है सकर्मक क्रिया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कृतवाच्य में क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होते हैं, सही है। क्रमवाच्य सदैव सकर्मक क्रियाओं का ही होता है, सही है। भाववाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। क्रमवाच्य में भी क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है, ये गलत है। क्रिया लिंग वचन एवं कर्ता के अनुसार होता है, तो ये गलत है, जो कि कर्म के अनुसार होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। राम तैरता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो राम तैरता ये अकर्मक क्रिया है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, मैंने आपसे कहा जहाँ पर कर जुड़ जाए वहाँ पे पूर्वकलिक क्रिया हो जाता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन करना है, तो सकर्मक क्रिया का आपको बताना है। सकर्मक क्रिया का चयन, तो बहा, बैठा, डूबा, नहीं, गाया, तो इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, तो यहाँ पे तो आपको पता चल गया पूर्वकलिक जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए है अगला प्रश्न, नीरज गया और नीरज घर गया दोनों वाक्यों में क्रिया का योग। देखिए अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पे आप गलत है, हम करेंगे तो नीरज गया, यहाँ पे कहाँ गया कर्म नहीं पता है, तो ये तो अकर्मक बना। और नीरज घर गया, यहाँ पता है कर्म, तो यह हो गया सकर्मक, तो अकर्मक और सकर्मक जो कि सी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है? तो ऑप्शन के ऊपर सब डिपेंड करता है। रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी, ये है सकर्मक। माली पेड़ों को पानी देता है, ये भी सकर्मक। बीना सामान लाती है, ये भी सकर्मक। और बच्चे जोर से रोया, ये अकर्मक है जो कि डी में दिया गया है। इनमें से वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है, तो अकर्मक क्रिया का प्रयोग जो किया गया है, सोना तो ऑलरेडी क्या है एक अकर्मक क्रिया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, घोड़ा दौड़ रहा है, तो दौड़ना मैंने आपसे बता दिया, दौड़ना हो जाए, रोना हो जाए, सोना हो जाए, ये सभी के सभी अकर्मक में आते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे उड़ना, तैरना, दौड़ना ये सभी अकर्मक क्रिया हैं। पूछा गया था कौन सा अकर्मक क्रिया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है? जहाँ दो लोग हैं, आपको देखना मनीष चाय भी पीता और दूध भी, ये गलत हो जाएगा। वंदना और सीता नियमित रूप से घूमने जाती हैं, देखिए यहाँ पे भी द्विकर्मक क्रिया नहीं बन रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संयोग में होना दे। प्राचार्य ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, यहाँ पे दो कर्म बन रहा है, क्योंकि दोनों को एक ही कर्म से काम होने चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभिजीत पिछले 18 घंटों से सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आपको बताना है, तो सोना जैसे लग गया वो हो गया अकर्मक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जहां एक क्रिया को समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है,
जैसे दिनेश पढ़कर, अब जैसे जैसे कर लग गया, मैंने बताया कि क्या हो गया, पूर्वकलिक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। वह घर पहुंच गया, मैंने कहा कि जहाँ डबल क्रिया पीछे जुड़े पहुंचना है और फिर गया, पहुंच गया, तो वो सदैव हो जाता है कौन सी, संयुक्त क्रिया। ठीक है। और पूर्वकलिक में मैंने आपसे क्या बताया, जहाँ पे कर लग जाता है, प्रेरणार्थक जो काम किसी दूसरे से करवाया जाता है, यहाँ पे दो कर्म होते हैं। कृदंत क्रिया प्रभावित होती है, तो कृदंत क्रिया जो प्रभावित होती है वो लिंग पुरुष से, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नाम धातु से नहीं बनती है। नाम धातु नहीं बनती, तो मैंने बताया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तीनों से नाम धातु बनती है, लेकिन क्रिया से नहीं, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी पूर्ण क्रिया से पहले आने वाली अन्य क्रिया को क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो वह हो जाएगा पूर्वकलिक, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है, आपको बताना है। अकर्मक क्रिया नहीं है, तो हम देखेंगे यहाँ पे दौड़ना तो अकर्मक क्रिया है, रोना अकर्मक क्रिया है, सुनीता ने अपने पिताजी से फोन करवाया, इसमें अकर्मक क्रिया नहीं है, इसमें कौन सी क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, ये आपको याद रखना है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रिया में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने सभी को हल कर लिया, आशा करता हूँ ये भी आपके समझ में आ गया हो। अब हम लोग लिंग से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं एक एक करके कवर करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यहाँ से पहले आपको देखना है लिंग, तो वह शब्द जो पुरुष या स्त्री जात का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, और हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जो पुरुष का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं, और जो स्त्री का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको देखना जितने अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञा शब्द की पहचान यहाँ करेंगे हम। जैसे देशों के जितने नाम हैं वो सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे श्रीलंका, जर्मनी, इटली, चिली और तुर्की, ये पुल्लिंग में नहीं आते हैं। पर्वतों के नाम जितने हैं, जैसे हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, सह्याद्रि आदि, ये सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन अरावली पर्वत ये अपवाद में चलता है, तो ये पुल्लिंग में नहीं आएगा। धातुओं के नाम अगर हम बात करें, धातुओं के तो सोना, पीतल, रांगा, सीसा, तांबा, लोहा, टीन, जस्ता, पारा आदि सभी के सभी पुल्लिंग में हैं, चांदी को छोड़ के। और अगर हम द्रव का पदार्थ की बात करें आप, तो यहाँ पे देखना तेल, शरबत, इत्र, दूध, पानी, सिरका, घी, जल, जूस आदि सभी पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन लस्सी, कॉफ़ी ये स्त्रीलिंग में आता है। जिसमें आपको याद रखना है कि मात्रा लगा है यहाँ पे बड़ी ई का, वहाँ जितने लास्ट में बड़ी का मात्रा लगा है वो सभी स्त्रीलिंग में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि पीछे बड़ी ई का मात्रा लगा है, तो अधिकतर ये सभी किस में आ जाते हैं, ये स्त्रीलिंग में आते हैं। लेकिन यहाँ मार्च, अप्रैल, दिसंबर, चैत्र, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आषाढ़ आदि ये सभी के सभी किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। ग्रहों के अगर नाम हम बात करें, तो ग्रहों के नाम मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु, केतु, ध्रुव आदि सभी के सभी पुल्लिंग में आते हैं। पृथ्वी स्त्रीलिंग में आ जाता है, क्योंकि पीछे इसमें मात्रा लगा है, तो इससे आपको पता चल गया हो। यहाँ पे वर्णमाला के जितने अक्षर हैं सभी के सभी वो क्या होते हैं, सभी व्यंजन और सभी स्वर पुल्लिंग कहलाते हैं। इसमें तीन को छोड़कर छोटी ई, बड़ी ई और ऋढ़ ये इस किस में आते हैं, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। तो अब हम एक एक पॉइंट करके सभी प्रश्न को भी कवर करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से स्त्रीलिंग है, तो मैंने आपसे बताया कि जहाँ पे छोटी का बड़ी का मात्रा रहता है वो सदैव स्त्रीलिंग होता है। जैसे यहाँ चांदी है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है, स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है, आपसे ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्त कि पृथ्वी तो स्त्रीलिंग है, श्रीलंका भी अपवाद में था, ये भी स्त्रीलिंग है, और चाय भी है, लेकिन अगस्त नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उभयलिंग शब्द नहीं है। उभयलिंग का मतलब होता है जो स्त्री और पुरुष दोनों को जो पद मिल सकता है, जैसे डॉक्टर, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, राष्ट्रपति स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, मंत्री स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो ये सभी उभयलिंग में आते हैं, लेकिन हिंदी नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
गुणवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हमें पता है गुणवती हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। कर्ता का स्त्रीलिंग की बात करें तो कर्त्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, आपको बताना है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो अगर हम देखें युवती, वीरांगना, साध्वी तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन वीर जो है ये पुल्लिंग है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। साधु का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो साध्वी होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्न में से सत्य नहीं है, आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो तपस्वी का तपस्विनी होता है, जो कि सही है। स्वामी का स्वामिनी होता है। हाथी का हथनी होता है, लेकिन माली का मलकिन नहीं होता, ये गलत दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द नहीं है, आपको बताना है। गंगा तो स्त्रीलिंग है, अवधि स्त्रीलिंग में आता है, और अमरबेल ये भी आपका स्त्रीलिंग में आता है, लेकिन बाजरा जो तो मोटे अनाज है सभी पुल्लिंग में आते हैं, जो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग संज्ञा शब्द नहीं है, यहाँ पे आपको बताना है। तो देखते ही पता चल गया होगा कि यहाँ पे मात्रा है आपका बड़ी का, तो पृथ्वी पुल्लिंग नहीं है, जो कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसमें याद रखना है सभानेत्री होगा, जो कि बी में दिया गया है। विद्वान का स्त्रीलिंग, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है विदुषी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। महाशय का स्त्रीलिंग, तो महाशय का स्त्रीलिंग होता है महाशया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। सूर्य का स्त्रीलिंग, तो सूर्य का स्त्रीलिंग देखते ही पता चल गया सूर्या होता है, और कुछ नहीं करना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिचारक का स्त्रीलिंग अगर हम बात करें तो परिचारिका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। लिंग शब्द का अर्थ है, आपको बताना है। तो लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। वह शब्द जो पुरुष या स्त्री जात का बोध कराते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं लिंग, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयत्री, जो कि शुद्ध रूप से कवयत्री सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो देखते ही पता चल गया होगा। जैसे कोई अगर वर्ड आ जाता है तो यहाँ पे आप वह एक शब्द बना के भी, पूरा एक वाक्य बना के भी आप चेक कर सकते हैं। मुझे दया आती है, तो आती है ये स्त्रीलिंग होगा। निर्धनता बहुत लोगों के अंदर होती है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम देखेंगे यहाँ बुढ़ापा, बुढ़ापा दिखाते ही बुढ़ापा होता है, तो यहाँ पे होता है जो पुल्लिंग हो गया, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, अगर देखें तो चैत्र तो स्त्रीलिंग है, सॉरी चैत्र तो पुल्लिंग में आ जाएगा, चैत्र होता है। मंगलवार, नगर, ये सभी पुल्लिंग में है, लेकिन ऋतु आती है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सत्य नहीं है। युवक का युवती सही है, वीर का वीरांगना, और विद्वान का विदुषी। नर का नारी होता है, स्त्री नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, पुल्लिंग संज्ञा शब्द कौन सा है? तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हिमालय। देखिए खड़ा हिमालय बता रहा है, इससे क्या होता है कि पुल्लिंग में दिख रहा है। मार्च पुल्लिंग में है। चीन एक देश का नाम पुल्लिंग में है, तो सभी हो जाएगा, जो कि डी में दिया गया है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, बचपना आता है कि बचपना होती है? बचपना आता है हर इंसान का, तो आता है, जो कि पुल्लिंग में है, डी इसका करेक्ट, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से उभयलिंगी, उभयलिंगी मैंने आपसे बताया जो पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराते हैं, जैसे सचिव, डॉक्टर, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ये सभी के सभी उभयलिंग में आते हैं। निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है आपको बताना है। देखते ही पता चल गया, नंदोई, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है, आपको बताना है। देखिए केचुआ बाघ का बघनी होता है, और नातिन ये भी आपका इसका स्त्रीलिंग बनता है, लेकिन सदैव घोड़ा यहाँ दिया गया। कौन सा शब्द सदैव पुल्लिंग में ही प्रयुक्त होता है? तो घोड़ा जो है सदैव पुल्लिंग में प्रयुक्त होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कहा जाता है
वो कहा जाता है नर घोड़ा मादा घोड़ा, जो कि सी में दिया गया है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पीछे घोड़ा जरूर जुड़ा रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? तो पुल्लिंग का सूचक है पानी, द्रव्य पदार्थ में आता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ मैंने आपसे बताया अपवाद भी है, आप छोटी बड़ी की मात्रा देख के मत पहचानिएगा, लेकिन द्रव्य पदार्थ में आता है, क्योंकि पानी पीना चाहिए, पीना आता है, तो जो कि पुरुष से पीनी नहीं आता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर पुरुष में आता है, पुल्लिंग हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? स्त्रीलिंग का सूचक है, तो आप हर जितने भी सेंटेंस उनका एक वाक्य बना के आप देख सकते हैं, सभी वर्डों का एक वाक्य बना लीजिएगा। हलवाई, हलवाई तो सबसे सही लगता है पुल्लिंग है। कसाई पुल्लिंग, ईसाई पुल्लिंग, सफाई होती है, होती पीछे स्त्रीलिंग आ जाता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है सुंदरी होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। हलवाई का हलवाइन होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। सॉरी दोस्त, यहाँ पे हलवाइन यहाँ पर भी दिया गया है, तो यहाँ पे इस मात्रा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, हलवाइन बी में दिया गया है। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है, तो मैंने यहाँ से कहा कि एक शब्द बना लीजिए, पूरे जो शब्द लिखा है उसका एक वाक्य बनाए। संसद की सभा बैठती है, बैठती है जो कि बी में दिया गया, बी स्त्रीलिंग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है? स्त्रीलिंग तो और पुल्लिंग दोनों में, तो क्या हार से क्या जीत से, किंचित नहीं भयभीत से, हार जो है स्त्री और पुल्लिंग दोनों में है। प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग का होगा, प्रिय का, तो प्रिय का हो जाएगा प्रिया, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेता का स्त्रीलिंग, तो नेता का स्त्रीलिंग नेत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग का जोड़ा कौन सा सही नहीं है? तो बालक का बालिका, माली का मालिनी, माली का मलिनी, मालिनी दिया गया है। कौन से जोड़े सही नहीं है? तो यही गलत हो जाएगा। गूंगा का गूंगी, नर का नारी, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जोड़े सही नहीं है आपको बताना है? तो हिरण का हिरणी, जो कि बिल्कुल सही है। पुत्र का पुत्री, तनुज का तरुणी नहीं, तनुजा होना चाहिए, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग जो होता है बाला होता है, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग अगर बात की जाए, मूर्खता होती है महिला है, सुंदरता आती है ये भी स्त्रीलिंग में है, निद्रा आती है ये भी स्त्रीलिंग में, कपट पुल्लिंग में है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीवाचक शब्द कौन सा है? तो बाला देखते ही पता चल गया, बाला एक स्त्रीवाचक शब्द है। घी शब्द है, आपको बताना है घी, तो घी क्या है? मैंने आपसे बताया जितने द्रव्य पदार्थ होते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। यहाँ लिखा गया दोस्त, आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको दिन में उतना ही समय मतलब मिलता है 24 घंटा, जितना महान और सफल लोगों को मिलता है। जितने महान हो गए हैं, सफल व्यक्ति थे, उन्हें भी 24 घंटा मिलता था, और आपको भी 24 घंटा मिलता है। तो आप अपने आप को ये मत कहिएगा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, समय हर इंसान को मिलता है। अगर सिलेक्शन लेना है दोस्त, तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा और मेहनत करते रहिएगा, 100% आपको वर्दी जरूर मिलेगी। अब हम वचन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो भी आपको बता देंगे, कि एक एक करके जितने भी वचन से संबंधित हैं। इतना पहले आपको समझ लेना है कि वचन वही शब्द जो किसी की संख्या का ज्ञान कराते हैं उसे वचन कहते हैं। वचन शब्द का अर्थ है संख्या, और वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन जो एक वस्तुओं का बोध कराते हैं, और बहुवचन जो अनेक वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। इस पॉइंट को आपको देख लेना है। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कौन कौन सा? बाल, लोग, दाम, समाचार, प्राण, भाग्य, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, ओंठ, अक्षत, हालचाल, ये सभी के सभी बहुवचन में प्रयोग होते हैं, सदैव बहुवचन में, ये आपको याद रखना है। और आदर सूचकार्थ मतलब आदर के साथ किसी का नाम लेना जो होता है वो एक वचन के साथ पर बहुवचन का प्रयोग होते हैं, ये भी पता होना चाहिए जिसका आदर से। जैसे यहाँ तो गुरु जी, ये तो है एक वचन, लेकिन जब प्रयुक्त होगा तो हम यहाँ पे बहुवचन कर देंगे, आ रहे हैं,
आ रहे हैं मतलब बहुवचन में। महात्मा बुद्ध महान, देखिए यहाँ तो एक लोग, लेकिन यहाँ थे इसलिए लगाया गया क्योंकि इन्हें आदर के साथ इनका नाम लिया गया, इसलिए यहाँ पे हम बहुवचन में प्रयुक्त कर देते हैं। तो आदर सूचकार्थ के साथ एक वचन के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जितने डाउट हैं हम लोग दोस्त प्रश्न को देखते हुए डाउट को क्लियर करेंगे। वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में क्या है? तो वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में संख्या है, जो कि डी में दिया गया है। वह शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, वचन कहते हैं। जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। समास का संक्षेप अर्थ क्या होता है? तो संक्षेप आपसे पूछा जाए और ये भी आपको पता होना चाहिए। अव्यय कभी बदलते वाक्य नहीं है, वो ज्यों का त्यों रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बेटा का बहुवचन तो हमें पता है बेटे हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। एक वचन शब्द नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम देखें सोना एक वचन में आता है, पानी एक वचन में आता है, सत्य एक वचन में, दर्शन को क्या है मैंने बताया सदैव बहुवचन में आता है। आपको पता होना चाहिए जितने द्रव्यवाचक वाक्य हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा सोना चांदी लोहा, ये सभी के सभी एक वचन में आते हैं। बहुवचन शब्द है तो मैंने आपसे बताया यहाँ पे कि जो प्राण है वो क्या है? बहुवचन है। बहुवचन शब्द नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो हम देखेंगे आंसू बहुवचन में है, हस्ताक्षर बहुवचन, होश भी है, दूध नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये द्रव्यवाचक संज्ञा आ गया जो कि एक वचन में आएगा। एक वचन का बहुवचन क्या होगा? एक का बहुवचन क्या होगा? तो एक का बहुवचन होता है अनेक, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो दर्शन शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। इनमें से वह शब्द छांटिए जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है, तो हस्ताक्षर जो है ये सदैव बहुवचन में होता है। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन मतलब सदैव बहुवचन में? तो यहाँ आंसू हो जाएगा, जो कि ए में दिया गया है। निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है तो आपको बताना है। आंसू बाल लोग ये सभी के सभी बहुवचन में है, प्रेम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा। तो अब हम निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है आपको बताना है 12 का। तो यहाँ देखेंगे वस्तुएं बहुवचन में हैं, बालाएं सड़कें बहुवचन में, दाल नहीं है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का बताना है बहुवचन शब्द नहीं है इसमें, तो मामा दादा बाबा ये सभी हैं, भतीजा का भतीजे भी होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि एक वचन में है।